एक बार फिर से आपका प्रचंड प्रयास के इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। इसके पहले आपने जो लेक्चर सीरीज देखा होगा वो आपके विज्ञान का पहला चैप्टर था। पहले चैप्टर में हमने जो लेक्चर्स पढ़े उनमें हमने ये जाना कि हमारे आसपास की जो चीजें हैं उन्हें पदार्थ बोलते हैं। क्या हमने बिंदुएं नोट किया था इनके बारे में, जो भी हमने पॉइंट्स नोट किया था कि हाँ भाई, अगर हमें किसी चीज को पदार्थ कहना है तो उसके लिए दो मूल चीजें होनी चाहिए कि वो कुछ स्थान को घेर के रखेगा या उसका कुछ द्रव्यमान होगा। मतलब हमने देख लिया कि भाई पदार्थ ये होते हैं। फिर हमने देखा कि पदार्थ की कौन कौन सी अवस्थाएं हैं। तो हमने देखा कि कुल 5 अवस्थाएं मिल रही थी, 3 हमारे आसपास में आसानी से मिल रही थी, 2 जो थी वो वैज्ञानिकों के लिए थी, वो अभी उस पर अध्ययन चल रहा है। कौन कौन सी थी? तो पहला ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा गैस और चौथा जो था प्लाज्मा था, 5वां भी था जो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट था। वो अभी उस पर स्टडी चल रहा है, उसके ऊपर अध्ययन हो रही है, तो वो हमें नहीं पढ़ाया गया। हमने बस इन तीनों के बारे में बात किया। फिर हमने देखा कि इनकी क्या क्या विशेषताएं, मतलब जो ठोस है उनका क्या गुणधर्म है, जो द्रव है उनका क्या गुणधर्म है, जो गैस है उनका क्या गुणधर्म है, इनके बीच में जो कण है, मतलब जिन कणों से मिलकर के ये बने हैं उनकी क्या क्या गुणधर्म है, वो कण, उन कणों के बीच में कुछ रिक्त स्थान है या उनके बीच में क्या बल लग रहे हैं, क्या वो अपने जगह पे स्थिर हैं, इन सभी चीजों के बारे में हमने देखा था। अब हम इस लेक्चर में और भी हमने देखा था कि तापमान का किस तरीके से उसके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है पदार्थों के ऊपर, और उनके हमने परिवर्तन देखा कि हम ठोस से द्रव बना सकते हैं या द्रव से गैस बना सकते हैं या गैस से डायरेक्ट ठोस बना सकते हैं। इन सभी चीजों के बारे में हमने इसके पहले वाले चैप्टर में अध्ययन किया था। आज हम इस सीरीज में दूसरा चैप्टर विज्ञान का शुरू कर रहे हैं, जिसमें हमें पता लगेगा कि क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं या नहीं। नहीं समझ में आया? चलिए देखते हैं। आप मार्केट जाते हैं तो आप कभी, अब आपने कभी ना कभी तो घी खरीदा होगा, तो उस पर लिखा होता है देसी शुद्ध घी, लिखा होता है ना। मम्मी भी बोलती हैं देसी बढ़िया शुद्ध घी लेकर के आना, ठीक है। कई बार लोग क्या करते हैं, पूजा करना होता है तो शुद्ध नहीं लेके आते, चलो यार पूजा ही तो करना है, या पंडित जी को दान करना है या कुछ भी ऐसा करना हो तो कुछ भी उठा के ले आते हैं, और खुद खाना होता है तो एकदम देसी शुद्ध घी लेकर के आते हैं। तो क्या वो शुद्ध होता है? ये क्वेश्चन मार्क आना चाहिए, क्या वो शुद्ध होता है या नहीं। तो आपके लिए तो ठीक है भाई, वो शुद्ध है, क्योंकि उसमें आपने देखा कि हमारी अपनी साधारण भाषा में बात करें तो शुद्ध हमने वो होते हैं कि जिनके मूल रूप में कोई हमने मिलावट ना किया हो। जैसे आप कहिए हमें शुद्ध मिठाई चाहिए, आपके घर में जो आपकी दुकान में जो सबसे शुद्ध मिठाई है वो पैक करिएगा, तो आपके लिए या उस दुकानदार के लिए ये होता है कि शुद्ध का इनके कहने का मतलब है कि जैसे आपने अगर उनसे एक तरीके से मैं बोलूँ पनीर आपने मांगा, तो पनीर गाय के दूध का या भैंस के दूध का होना चाहिए, मतलब ना कि पाउडर या जो पाउच वाले दूध आते हैं उसका होना चाहिए। अगर आपने कुछ गुलाब जामुन मांगा तो उसमें कुछ अलग आटा या मैदा नहीं मिला हुआ होना चाहिए, वो जो भी पाउडर आता है गुलाब जामुन पाउडर उसका बना हुआ होना चाहिए, तो वो आपके लिए शुद्ध कैटेगरी में आ जाएगा। या देसी घी में उसको फ्राई किया गया हो या उसको जो भी बनाया गया हो वो शुद्ध चीजों से मिला करके बनाया होगा, तो ये हमारे लिए शुद्ध का भाषा है। तो अशुद्ध क्या होता है? जिसमें हमने कुछ अलग तरीके से मिला रखा हो, ठीक है, वो अशुद्ध हो जाता है। ठीक है, जैसे अभी गर्मियों के मौसम में आप आम के रस पीने जाते हैं ना, जगह जगह ठंडे आम के रस, ताजे फल के रस ऐसे दिखे होते हैं, तो आप देखते हैं आप आम के जो आप मैंगो शेक पीते हैं, आम का जो रस पीते हैं, तो आपको लगता है पूरा मैंगो है, तो ऐसा नहीं होता। उसमें कई बार स्वीटनर डालते हैं, कलर डालते हैं, ठीक है। या आपको ऑल टाइम फ्रूटी जो मिलती है तो उसमें भी कलर डालते हैं, स्वीटनर डालते हैं, कई बार एक फ्लेवर ही डालते हैं, मैंगो का फ्लेवर ही जो पाउडर के फॉर्म में आता है उसको ही डालते हैं, या उसको स्वीट बनाने के लिए एक्स्ट्रा स्वीटनिंग डाल देते हैं उसमें, ठीक है। तो ये हमारी परिभाषा से कुछ चीजें शुद्ध हैं, कुछ चीजें अशुद्ध हैं, बट वैज्ञानिक की परिभाषा से लगभग सारी चीजें अशुद्ध हैं। तो शुद्ध क्या है उनके लिए, तो देखते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होना चाहिए बहुत बड़ा सा, और आपके दिमाग में भी आना चाहिए, यार सर ने इतना चीज पूछा, यार क्या जो हम मिठाई खरीद रहे हैं, जो हम देसी घी खरीद रहे हैं, या मैंगो शेक पी रहे हैं, वो सब तो हमने शुद्ध बोला, तो क्या वो शुद्ध है या नहीं। ये छोटा सा एक डायग्राम है जो कि आपको आगे पता लगेगा। चैप्टर का इंग्लिश में नेम है इज मैटर अराउंड अस प्योर, ठीक है। चलिए देखते हैं है क्या इसके अंदर और समझते हैं चीजों को, ठीक है। आइए देखते हैं। शुद्ध,
देखिए शुद्ध क्या होते हैं समझिए। शुद्ध पदार्थ तत्पर, मतलब मैं आपको एक डेफिनेशन दे देता हूं, आप तो उसको नोट कर ही लेंगे। देखिए शुद्ध वो चीज कहा जाता है, या प्योर हम उसको कहेंगे, ठीक है, प्योर हम उसको कहेंगे जिसको हम भौतिक या रासायनिक तरीके से तोड़ करके कुछ नया प्राप्त ना कर सके। इस चीज को आप बहुत बेहतर तब समझ सकते हैं जब मैं आपको एक लोहे का टुकड़ा दे दूं, ठीक है, एक कुछ मिठाई में दे दूं आपको कुछ, और एक सोने का टुकड़ा दे दूं, और मैं आपको बोलूं इसको तोड़ करके अलग करिए, तो आप मिठाई को तोड़ेंगे भौतिक रूप से या रासायनिक रूप से, तो आपको अलग अलग चीजें मिलेंगी। जैसे आप मिठाई को तोड़ेंगे तो उसके अंदर जो भी मीठा पड़ा होगा, ठीक है, चाहे वो चीनी के रूप में पड़ा हो, चाहे वो किसी मतलब मोस्टली चीनी के रूप में पड़ेगा, या कोई स्वीटनर उसमें डाला गया हो, तो अगर आप उसको रासायनिक तरीके से या भौतिक तरीके से उसको उसका तापमान बदलेंगे तो वो हो सकता है वो चीनी का पार्ट अलग हो जाए और जिस भी चीज की मिठाई बनी हो वो अलग हो जाए, तो आपको अलग अलग पदार्थ मिलने शुरू हो जाएंगे। वहीं पे आपको मैंने जो लोहे का टुकड़ा दिया था, आप उसको तोड़िए, हथौड़ी मार करके तोड़िए, या आप बहुत मजबूत हैं, आप बॉडी बिल्डर हैं तो आप अपने हाथ से तोड़ लीजिए, बहुत लोग ऐसा होते हैं। या जो सोने का टुकड़ा दिया है या सोना जो दिया है उसको तोड़ करके देखिए, तो आप क्या देखेंगे कि आपने जब मिठाई को तोड़ा, मतलब मिठाई को तोड़ने का प्रयत्न किया, तोड़ने इन द सेंस कैसे नहीं, ऐसे तोड़ करके दो, उसको भौतिक रूप से उसके कुछ अवस्थाओं में परिवर्तन करने का कोशिश किया, तो आपको स्वीटनर अलग मिला, कुछ जो पार्टिकल्स थे वो अलग मिला, और हो सकता है उसमें से कुछ तेल की मात्रा भी अलग होना शुरू हो जाए जो कि वाष्प बन के निकल भी सकती है। तो आपने क्या देखा कि आप मिठाई को जब अलग करने का, मिठाई के पार्ट्स को अलग करने का प्रयत्न कर रहे थे, तो आपको दो तीन चीजें मिली। मान लीजिए जो स्वीटनर यूज हुआ था वो आपको मिल गया, ठीक है, आपके जो पार्टिकल्स थे, चाहे वो पार्टिकल्स किसी भी रूप में हो सकते हैं, हो सकता है वो पार्टिकल मैदा हो या बेसन, जो भी हो, ठीक है, उसमें से तेल अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हैं, आपने एक मिठाई को तोड़ा तो आपको इतने पार्ट मिल रहे थे। वहीं पे मैंने आपको जो सोना दिया था, क्या दिया था, सोना दिया था, या मैंने जो लोहा मान लीजिए आपको दिया हो, ठीक है, मैंने जो लोहा दिया था, इसको जब आप तोड़ रहे हैं तो आपको, ये गिर गया, आप इसको जब तोड़ रहे हैं तो वहां पे आपको सोने को तोड़ने पे केवल सोना ही मिल रहा है, कुछ अलग नहीं मिल रहा है, वो सोने में टूट रहा है। जब भी आप उसको तोड़ रहे हैं, चाहे हथौड़ी से तोड़ रहे हैं, चाहे किसी तरीके से आप तोड़ते जाइए आपको केवल सोना ही मिलेगा, उसके जो भी कण होंगे वो सोना के ही कण होंगे, या जो लोहे का कण होगा वो लोहे का ही कण होगा। तो आपको यहां से एक चीज क्लियर हो रही है कि सर कोई ऐसी चीज, ठीक है, जिनको हम रासायनिक या भौतिक तरीके से तोड़ करके कुछ नया प्राप्त ना कर सके, या मैं यूं बोलूं जिनके सारे जिनका जो कॉम्पोजिशन है, जो बने हैं, जिस तरीके से वो मूल तरीके से बने हैं, वो सभी सारे स्वरूप एक, मतलब पूरे कॉम्पोजिशन में, जैसे मान लीजिए सोना है, कुछ आपने इतने बड़े सोने का ईंट लिया, जो भी है, आप इसको देखेंगे तो इस कॉर्नर पे भी सोना ही होगा, इस कॉर्नर पे भी सोना ही होगा, और उसका कॉम्पोजिशन, इसमें जो कण होंगे, इसमें जो परमाणु होंगे वो पूर्ण तरीके से एक समान होंगे, ठीक है। जो सोने में परमाणु होंगे वो इस कॉर्नर पे भी वैसे ही दिखेंगे और इस कॉर्नर पे भी वैसे ही दिखेंगे, मतलब इसके पूरे आकार में एक समान दिखाई देंगे आपको। मतलब कि क्या है कि ना हम किसी शुद्ध पदार्थ को भौतिक या रासायनिक तरीके से तोड़ सकते हैं या उनसे कुछ नया प्राप्त कर सकते हैं, और ये भी देखेंगे कि वो उनका जो पूरा बनावट होगा वो एक समान परमाणुओं से मिलकर के बना होगा, मतलब उसमें जो परमाणु होंगे वो एक समान होंगे चारों तरफ से। क्लियर हुआ? तो शुद्ध क्या होते हैं, जिनको हम तोड़ करके किसी नई चीज की प्राप्ति ना कर सके, या वो चारों तरफ से उनकी बनावट एक समान हो, मतलब उसके चारों तरफ की बनावट में एक समान परमाणु का प्रयोग किया गया हो, तो उन्हें हम शुद्ध कहते हैं। क्लियर हुई मेरी बात? क्या कहते हैं, देखिए इसका डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं। शुद्ध पदार्थ से तात्पर्य है कि उस पदार्थ में मौजूद सभी कण, ध्यान दीजिएगा इस चीज को, सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के हों, मतलब जो उसकी बनावट हो वो एक समान हो। ठीक है, तो सर पानी भी तो एक समान होता है, सही बात है, बट पानी अपने आप से कहीं से उत्सर्जित नहीं हुआ। आप पानी को भी जब रासायनिक तरीके से तोड़ने का प्रयत्न करेंगे, या आप उसको बिजली देकर के भी तोड़ने का प्रयत्न करेंगे, तो उसमें से दो अलग अलग चीजें निकलेंगी। जो शुद्ध, जो पानी है वो भी शुद्ध की कैटेगरी में आता है, बट उसका बंटवारा हो चुका है, अभी हम आगे देखेंगे कैसे बंटवारा, वो यौगिक होता है, उसको भी तोड़ करके आप कुछ नया पा सकते हैं, जिनको हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बोलते हैं। मतलब जो पानी से निकलेगा वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होगा, जिसको हम तत्व बोलते हैं, जो शुद्ध की एक समझिए अंग है। हम शुद्ध को भी वर्गीकृत करेंगे, तो उनके वर्गीकरण में हम क्या पाएंगे कि शुद्ध को हमने दो हिस्सों में वर्गीकरण किया, एक होता है तत्व, एक होता है यौगिक। तो तत्व जो है वो सबसे शुद्ध चीज है, इसको हम तोड़ करके कुछ नया प्राप्त नहीं कर सकते हैं, या इनको और तोड़ना संभव भी नहीं है।
मतलब अगर हम और तोड़ने का प्रयत्न करेंगे तो हमें केवल वही चीज की प्राप्ति होती रहेगी। मतलब अगर जैसे समझिए सोना, आप सोने को तोड़ते जाइए, या लोहा ले लीजिए, कॉपर ले लीजिए, आप इनको तोड़ने का प्रयत्न करेंगे तो इनको तोड़ करके केवल आप उसी की चीजें प्राप्त करें, मतलब वही चीज प्राप्त कर सकते हैं, आप और कुछ नया प्राप्त नहीं कर सकते। तो अभी तो सर आपने ये भी कहा कि जो शुद्ध है उसको आप तोड़ कर कुछ नया प्राप्त नहीं कर सकते, तो उसमें आप यौगिक बता रहे हैं, कंफ्यूजन हो रहा है सर क्या पढ़ा रहे हैं। सही बात मैंने बोला कि इनको तोड़ करके आप कुछ नया प्राप्त नहीं कर सकते। यौगिक भी इन्हीं के जैसे होते हैं जो तत्वों से मिलकर के बने होते हैं। आप आगे कैटेगराइजेशन में और बेहतर समझ पाएंगे, यहाँ कंफ्यूज हो रहे हो तो कोई बात नहीं, आप आगे कैटेगराइजेशन होगा तो वहां पे समझ लीजिए। पर पहले आप अपने दिमाग में ये चीज क्लियर कर लीजिए कि जो शुद्ध पदार्थ होते हैं वो चारों तरफ एक समान अणुओं से या परमाणुओं से मिलकर के बने होते हैं। पहली चीज क्या बोला मैंने, वो चारों तरफ उनका जो बनावट होगा वो एक समान परमाणु या अणुओं से मिलकर के बने होंगे, या उनकी प्रकृति जो होगी, उनकी प्रकृति जो होगी, ये प्रकृति जो होगी वो एक समान होगी, रासायनिक प्रकृति जो होगी वो एक समान होगी, सब तरफ से बराबर होंगे। क्लियर है? अब मैं आपको कहूं क्या आप शुद्ध हैं, तो आप देखिए, आप उंगली को तोड़ेंगे तो आपको एक हड्डी मिलेगी, ठीक है, आप जीभ को तोड़ेंगे हड्डी ही नहीं मिलेगी, जीभ को कट करिए तो आपको हड्डियां मिलेंगी, नहीं मिलेंगी। मतलब क्या आपकी आकृति एक समान है, आप जिस तरीके से बने हो आप एक समान है, नहीं तो आप शुद्ध नहीं। समझ आई मेरी बात? तो शुद्ध और इस अशुद्ध में आपको यहीं पे डिफरेंशिएशन मिल जाएगा। तो पहली चीज क्या होगी, ये समान आकृति होंगे पूरी बनावट में। दूसरी चीज, इनको तोड़ करके कुछ नए की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो सर अभी तो आपने पानी को बोला कि वो शुद्ध में आता है, हाँ सही बात है, आप पानी को तोड़ रहे हैं तो भी आप कुछ एक हद तक जा पा रहे हैं, आप वो हद क्या है, आप तत्वों तक पहुंच जाएंगे जो कि तत्व शुद्ध ही होते हैं। और पानी भी जो है ना, उनमें पानी के कण, मतलब एक किनारे H2O मिलेगा तो एक दूसरे किनारे भी H2O ही मिलेगा, मतलब उनकी भी जो बनावट है, उनके जो अणु हैं वो भी एक समान होते हैं चारों तरफ, और उनका एक कुछ फिक्स रेशियो होता है कि जो H2O मिलकर के बन रहे हैं वो एक समान होंगे। समझा आपने? चलिए आगे देखते हैं क्या हमें देखना है। आप इस चीज को नोट कर लीजिए पहले, फिर आगे देखते हैं। शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर के बना होता है। इस चीज को नोट कर लीजिए, या इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया? चलिए आगे देखते हैं। अब इसमें देखेंगे, अब हम शुद्ध मतलब जो पदार्थ है उनका वर्गीकृत करके एक बार देखेंगे। ठीक है, देखिए जो हमारे पदार्थ होते हैं वो पदार्थ को हमने डेफिनेशन पहले चैप्टर में पढ़ लिया था, पहले इनके पहले वाले जो भी लेक्चर्स थे उनमें हमने पढ़ा था। तो पदार्थ क्या थे कि भाई जिनका कुछ द्रव्यमान हो, क्या हो, द्रव्यमान हो, और जो कुछ स्थान को घेरे, स्थान घेरे। क्लियर है? ये हमारा क्या था, पदार्थ। अब हमने देखा कि पदार्थ दो होते हैं, एक शुद्ध पदार्थ होते हैं और एक इम्प्योर या अशुद्ध भी बोलते हैं इनको, उसी का एक मतलब उसी का पार्ट है समझिए। तो या अशुद्ध बोल लीजिए, या मिश्रण बोल लीजिए, या मिक्सचर बोल लीजिए, चलिए, या इसी को इम्प्योर भी बोल लीजिए। अगेन जो शुद्ध है वो दो हिस्सों में वर्गीकृत है, तत्वों में वर्गीकृत है और यौगिक में वर्गीकृत है। ये यहाँ पे टूल होना चाहिए, ठीक है। उसके से तत्वों को वर्गीकृत किया गया तीन हिस्सों में, धातु, अधातु और उपधातु। इनकी रासायनिक और भौतिक गुणों को देखते हुए इनको तीन अलग हिस्सों में बांट दिया गया। उसके बाद फिर देखा गया यौगिक को भी दो में, ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक। इसको बोलते हैं कार्बनिक, क्या बोलते हैं, कार्बनिक, कार्बनिक, और इसको अकार्बनिक, अकार्बनिक। ठीक है, मतलब जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन की उपस्थिति हो वो ऑर्गेनिक होता है, जिनके अंदर ये कार्बन और हाइड्रोजन ना पाया जा रहा हो एक साथ उनको इनऑर्गेनिक या अकार्बनिक बोलते हैं। या इनको ये भी बोल सकते हैं जो प्राकृतिक रूप से हमें जिनकी प्राप्ति हो वो कार्बनिक होते हैं, जिनको हम खुद स्वयं बनाए या मानव जिनको बना करके जिनकी उत्पत्ति की हो उनको इनऑर्गेनिक बोलते हैं। फिर इसका मिश्रण देखिए, तो मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है स्वमांगी मिश्रण, दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण। तो आइए समझते हैं इन चीजों को। इन चीजों को समझने के लिए हमने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिया और उन्हीं एग्जाम्पल्स को लेंगे और उन्हीं एग्जाम्पल्स को लेकर के हम समझेंगे। जैसे शुद्ध को हमें देखना है, सबसे पहले हम शुद्ध को समझेंगे कि शुद्ध पदार्थ होते क्या हैं। तो सर ने बताया शुद्ध वो पदार्थ होते हैं जिनको तोड़ा ना जा सके, ठीक है, जिनको तोड़ा ना जा सके, जिनको हम तोड़ ना सके वो क्या होते हैं, शुद्ध पदार्थ होते हैं, यानी कि प्योर होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद से देखेंगे कि इनको भी दो हिस्सों में वर्गीकृत किया गया। और ये वर्गीकरण क्यों किया गया, क्योंकि देखिए इनकी कुछ अवस्थाएं हैं, या हमने देखा कि ठीक है हमारा अध्ययन करना आसान हो जाए, उस अध्ययन को आसान करने के लिए हम इनको दो हिस्सों में बांट दिए और देखा क्या
कि जो शुद्ध पदार्थ होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, पहले होते हैं तत्व और दूसरे होते हैं यौगिक। तो अगेन तत्व क्या होता है सर, इसका भी वही डेफिनेशन होगा जो प्योर का होगा, ठीक है। तो तत्व क्या है, इनको भी हम इन्हें तोड़कर कुछ नया प्राप्त नहीं होगा, इसको प्राप्त। ठीक है, मतलब जो तत्व है इनको तोड़ करके कुछ नया प्राप्त नहीं करेंगे। तो सर यौगिक क्या होते हैं, यौगिक बेसिकली तत्वों का समांगी मिश्रण होता है। जब एक से अनेक तत्व आपस में मिल जाएंगे तो मिल करके किसी नए चीज की उत्पत्ति करेंगे, उन्हें हम क्या बोलेंगे, यौगिक बोलेंगे या कंपाउंड्स बोलेंगे। मतलब कंपाउंड्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स आर द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ मोर देन वन एलिमेंट्स, या जिनको हम तत्व भी बोलते हैं। क्लियर है, एक बार फिर से देखेंगे यौगिक क्या होते हैं। यौगिक मतलब जिनमें जो एक या एक से अधिक तत्वों से मिलकर के बने हो उन्हें हम क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, यानी कि कार्बनिक और अकार्बनिक। अब समझते हैं कार्बनिक क्या होते हैं, अकार्बनिक होते हैं क्या होते हैं। बट इनको समझने से पहले हम थोड़ा तत्वों का वर्गीकृत करते हैं और इनके बारे में थोड़ा सा अध्ययन करेंगे, क्योंकि इन्हीं का अध्ययन हमें आगे की जो भी चीजें हैं उनको पढ़ने में हमारा मतलब आसान रहेगा, पढ़ने के लिए हमें आसान बनाएगा। देखिए जो तत्व हैं इनको मतलब कुल 118 तत्व हैं हमारे पृथ्वी पे, कुल 118 तत्व मानव ने अभी तक खोजा है। क्योंकि ये हम बनाते नहीं, हमें कहीं पृथ्वी से ही इनकी प्राप्ति होती है। तो इनके रासायनिक और भौतिक गुणों को देखते हुए इनको 3 हिस्सों में वर्गीकृत कर दिया गया। ठीक है, आप अगले साल पढ़ेंगे तत्वों का वर्गीकरण, वहां पे चैप्टर ही पूरा है, ठीक है, जिसको एलिमेंट्स क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं, जिसमें क्या है कि आपको बताया गया कि कैसे आप इनको पहचानेंगे या इनका वर्गीकृत किया गया कैसे और इनका वर्गीकृत करना क्यों अनिवार्य है। ये सब चीजें आप देखेंगे, या हो सकता है इसी साल के लास्ट चैप्टर में यही चैप्टर है। ठीक है, चलिए देखते हैं अब धातु क्या होते हैं, अधातु क्या होते हैं और उपधातु क्या होते हैं। ये तत्व के 3 हिस्से हैं। धातु क्या होते हैं, देखिए अगर मैं इनको भौतिक तरीके से देखूं तो इनको मैं पीट करके चादर बना सकता हूं। मतलब वह पदार्थ जिनको हम पीट करके चादर बना सकें वो होते हैं तत्व। दूसरा, जिनको खींच के तार बना सके उन्हें भी हम क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। जो स्वयं में चमकदार हो उन्हें भी क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। अब इनके रासायनिक गुणधर्म देखें तो अगर अभी हम और भी बातें बताते हैं आपको। ये बेसिकली ये विद्युत को परिवाहित होने देते हैं अपने अंदर, मतलब इनके अंदर से विद्युत धारा परिवाहित होगी। सर आप गुण बताते जा रहे हैं, कुछ एग्जाम्पल दीजिए तो माने। चलिए देखिए, आप लोहा ले लीजिए, आपने क्या ले लिया, लोहा ले लिया, ठीक है। आप लोहे को जब पीटेंगे तो लोहे की चादर बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। ये संभव है कि नहीं है। तो जिस चीज को हम पीट के चादर बना सकते हैं वो क्या होता है, धातु होता है। तो यानी कि लोहा क्या है, धातु है। इसी तरीके से आप सोना भी ले लीजिए, तो आपने देखा है कई बार सोने की थाल आपने देखी होगी या नहीं सोने की थाल देखी होगी, तो आपने देखे होंगे ना सोने का सीकड़ बनता है, माला बनते हैं ना, तो आखिर उनको पीट करके कुछ रिंग जैसा बनाया, तार जैसा बना करके या खींच करके तार बना करके तब बनाया गया होगा ना। या आपने देखा होगा जो जेवरात बनते हैं, जो बेसिकली सोना से बनते हैं जो जेवरात, तो उनको भी पीट करके किसी तरीके से चादर बना करके या उसका खींच करके तार बना करके ही वो जो भी जेवरात बनते हैं वो बनते हैं। तो यानी कि सोने को हम खींच करके ठीक है, हम सोने को खींच करके तार के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। क्या आपको मैं चौक दूं और उसको मैं बोलूं किसको खींच करके तार बनाओ, चौक खींच करके तार बना सकते हैं, नहीं बना सकते। प्लास्टिक दूं तो प्लास्टिक को मैं बोलूं खींच करके तार बनाओ, आप बना सकते हैं। एक समय बाद क्या होगा, टूट जाएगा। या मैं बोलूं कोई प्लास्टिक लीजिए उसको पीट करके चादर बनाइए, तो आप बना पाएंगे। जैसे ही आप उसके ऊपर हथौड़ा चलाना शुरू करेंगे वो टूटना शुरू, वो कटना शुरू, मतलब कटने लगेगा। जहाँ पे उसको चोट मिलेगी वहां से वो कटना शुरू हो जाएगा, वो परिवर्तित ही नहीं होगा, वो चादर बनेगा ही नहीं। ठीक है,
तो जिसको हम पीट करके चादर बना सकें, या जिसको हम खींच करके तार के रूप में परिवर्तित कर सकें, या जिसके पास स्वयं की चमक हो, क्या हो, स्वयं की चमक, वो खुद में चमक रखते हो, उन्हें हम क्या बोलेंगे, धातु बोलेंगे। कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे आप बोलेंगे डायमंड, जो कि एक अधातु है, जो हीरा जिसको आप बोलते हैं, ठीक है, कार्बन का ये कुछ रूप है, ठीक है, जिसको अपर रूपता बोलते हैं, आप आगे पढ़ेंगे अपर रूपता होती क्या है, ठीक है। तो वो अधातु है, वो अधातु होते हुए भी उसके पास अपनी चमक होती है। ऐसे आयोडीन भी आप देख सकते हैं, आयोडीन बेसिकली ब्लू, पर्पल ब्लू में कलर का होता है, पर्पल टाइप का ब्लू कलर में समझिए आप, कुछ ऐसा होता है, ठीक है। तो उसके पास भी अपने आप में चमक होती है। तो कुछ एक्सेप्शंस हैं, कुछ चीजें हैं जो अधातु होते हुए भी धातुओं के गुण रखते हैं अपने अंदर, तो उनकी हम बात नहीं करेंगे। हमें बस कुछ ऐसे पॉइंट्स जानने हैं जिनके आधार पे हम इनका वर्गीकरण आसानी से कर पाए, या हम पहचान पाए कि कोई चीज धातु है या अधातु है या उपधातु है, या मेटल्स है, नॉन मेटल्स है, या मेटलॉइड्स है। क्लियर है? तो आपने क्या देखा कि जिस चीज को हम पीट के चादर बना सके, जिस चीज को हम खींच करके तार बना सके, या जिसके पास स्वयं की चमक हो, या जो चीज विद्युत परिवाहित करने दे अपने अंदर से, विद्युत परिवाहित करने दे, विद्युत परिवहन, जिसके अंदर से विद्युत परिवाहित हो सके, मतलब वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस को रखता हो, मतलब उसके अंदर से कंडक्टेंस हो सके, इलेक्ट्रिसिटी के मामले में वो कंडक्ट कर सके, मतलब अपने अंदर से विद्युत को परिवाहित होने दे। क्या आपने कहीं देखा है कि प्लास्टिक के तार बनते हुए? वो कोटेड होते हैं, वो रबर से कोटेड होते हैं, नो डाउट। वो कोटेड भी इसीलिए किए जाते हैं, वो रबर से ही कोटिंग इसलिए की जाती है ताकि जो विद्युत परिवाहित हो रही है वो आपके शरीर में ना परिवाहित होने लगे, ठीक है। इसीलिए उसको रबर कोटिंग की जाती है, क्योंकि जो रबर होती है, जो जिस रबर से उसके ऊपर कोटिंग की जाती है, जो मटेरियल, प्लास्टिक मटेरियल जो यूज करते हैं, वो इसीलिए किए जाती है क्योंकि जो प्लास्टिक होता है वो धातु का कुचालक होता है, ठीक है। तो जिसके अंदर से परिवहन, विद्युत का परिवहन हो सके, उसको चालक कहते हैं। इस चीज को नोट करते चलिएगा, जिसके अंदर से विद्युत का परिवहन हो उसे क्या कहते हैं? चालक कहते हैं। तो चालक के अंदर से विद्युत का परिवहन संभव है, और जितने भी धातु होते हैं वो चालक होते हैं। कुछ अधातु भी हैं जो चालक, कुछ नहीं मतलब एक है, जिसको हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि क्या वो चालक है या नहीं। तो वो कौन सा है, लिख लीजिए, वो ग्रेफाइट है, जिसके अंदर से मतलब वो अधातु होते हुए भी चालक के रूप में काम करता है। वो क्यों करता है ये हम आगे के चैप्टर्स में देखेंगे, क्योंकि उसमें परमाणु संरचना हमें देखनी पड़ेगी, तभी हम समझ पाएंगे कि वो अधातु होते हुए भी क्यों चालक है, मतलब अपने अंदर से क्यों बिजली को परिवाहित होने देता है। क्लियर है? हम उसका प्रैक्टिकल भी देखेंगे आने वाले कुछ लेक्चर्स में, हम उसको प्रैक्टिकली करके देखेंगे, यहीं पे प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे, और आप देख पाएंगे कि जो ग्रेफाइट है वो अधातु होते हुए भी बिजली को अपने अंदर से परिवाहित होने देता है। तो मतलब आपने कुछ पॉइंट्स पढ़ा धातु के बारे में, जिन पॉइंट्स के आधार पे आप क्या कह सकते हैं कि कोई चीज क्या है, धातु है, ठीक है। अब इनके विपरीत में जिनकी भी चीजें होंगी, जैसे कि अगर हम अधातु की बात करें तो अधातु वो सारी चीजें होंगी जिनको पीट के चादर नहीं बना सकते, ठीक है, जिनको खींच के तार नहीं बना सकते, जिनके पास स्वयं की चमक ना हो। एक्सेप्शंस हैं कुछ जो कुचालक हो, क्या हो, कुचालक, इनको मैं बोलूँ ये कुचालक होते हैं, ठीक है, यानी कि इनके अंदर से विद्युत परिवाहित नहीं होगी, ठीक है। तो वो सारे क्या हैं, वो अधातु हैं। समझे मेरी बात को? अब उपधातु क्या होते हैं, जो इन दोनों की कुछ कुछ प्रॉपर्टीज रखते हैं, जिनके अंदर से थोड़ी बहुत धारा की परिवहन हो सकता है, जिनके पास थोड़ी बहुत चमक हो सकती है, ठीक है, जिनको हम आसानी से तोड़ भी सकते हैं, जिनकी अवस्था भी थोड़ी सी ठोस या गैस में द्रव में पाई जा सकती है। तो ये कुछ आपको पीरियोडिक टेबल जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा कि कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स, कुछ ऐसे भी आपको तत्व मिलते हैं जिन तत्वों में इन दोनों का थोड़े थोड़े गुणधर्म मिलते हैं, यानी कि धातु के भी कुछ गुणधर्म मिलेंगे और अधातु के भी कुछ गुणधर्म मिलेंगे, इसीलिए उनको क्या बोलते हैं, उपधातु बोलते हैं। तो आई होप आपको तत्व क्लियर हो गया होगा। तत्व क्या होता है, आपने क्या देखा आज देखा आपने कि शुद्ध क्या होता है। पहली बात तो आपने देखा पदार्थ की, आपने रिवीजन किया कि पदार्थ क्या होते हैं। तो हमने बताया था पिछले वाले चैप्टर में कि जो कुछ स्थान को घेर रखे और जिसका खुद के पास क्या हो, द्रव्यमान हो, उन्हें क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। यानी कि जिसके पास कुछ मास हो या जो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करे, कुछ जगह को घेरे, उसे हम क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। फिर हमने देखा कि पदार्थ को हम क्या उनकी अवस्था के आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं। तो हाँ, वर्गीकृत कर सकते हैं। कितने अवस्था में, 5 अवस्था में। कौन कौन सी, गैस, द्रव, ठोस, प्लाज्मा और बीईसी, जिसको बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट भी बोलते थे। तो हमने 3 अवस्थाओं के बारे में पढ़ा। कौन कौन सी, ठोस, गैस और द्रव के बारे में पढ़ा।
फिर इनका परिवर्तन पढ़ा, तो ये सब पहले चैप्टर में था। इस चैप्टर में हमने क्या देखा कि पदार्थ को हम किन रूपों में वर्गीकृत कर सकते हैं, यानी कि जो हमारे आसपास के जो पदार्थ हैं वो किन किन रूपों में उपस्थित हैं। तो हमने देखा कि ये दो रूप में उपस्थित है, एक शुद्ध रूप में, एक अशुद्ध रूप में। फिर हमने इनके बारे में जाना, क्या जाना कि शुद्ध क्या होते हैं कि जिनको हम तोड़ करके किस तरीके से, रासायनिक या भौतिक किसी भी तरीके से तोड़ करके किसी नए चीज की प्राप्ति ना कर सके, तो वो जो चीज हमने लिया था वो क्या होगी, शुद्ध होगी। फिर हमने देखा कि शुद्ध दो रूप में पाए जाते हैं, तत्व के रूप में, एक यौगिक के रूप में। फिर हमने तत्वों को समझा, तो तत्व वो होते हैं जो पहली बात तो प्राकृतिक रूप से हमें मिलेंगे, दूसरा इन्हें हम तोड़ कर किसी नई चीज की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं, और इन्हें ही एक दूसरे से मिला करके हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, यौगिक प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि यौगिक क्या होते हैं, तत्वों के समांगी मिश्रण होते हैं, यानी कि होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ एलिमेंट्स आर नोन एज कंपाउंड। ठीक है, अब ये जो होमोजीनियस मिक्सचर है यानी कि समांगी मिश्रण है, ये हम देखेंगे क्या होता है समांगी मिश्रण। ठीक है, अभी के लिए इतना ही हम देखेंगे कि ये जो एलिमेंट जो कंपाउंड्स होते हैं ये एक तरीके के मिश्रण है, किस चीज के, तत्व के, बट इनका जो मिश्रण है वो इस तरीके से है कि आप पूरे जो भी यौगिक होगा उस यौगिक के पूरे बनावट में आपको समान प्रकृति मिलेगी, यानी कि जो परमाणु मिलेंगे, जो अणु मिलेंगे, बेसिकली परमाणु नहीं बोल सकते क्योंकि एक से अधिक परमाणु मिलकर के अणु बनाते हैं, तो जो आपको अणु मिलेंगे, ठीक है, जो मॉलिक्यूल्स मिलेंगे पूरे स्ट्रक्चर में वो एक समान मिलेंगे। ठीक है, जैसे आप पानी का एग्जांपल ले लीजिए, सबसे बेस्ट एग्जांपल है, या आप नमक का एग्जांपल ले लीजिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि नमक के एक कोने से आपको नमकीन जैसे महसूस होती है, दूसरे कोने से मिठास, ऐसा नहीं है ना, या एक कोने से ज्यादा नमकदार महसूस होता है, दूसरे कोने से अलग कम नमकदार महसूस, मतलब कम नमकीन महसूस होता है, ऐसा नहीं है, वो आपको एक समान स्वाद महसूस होता है आपको। या पानी देख लीजिए, पानी आप ऊपर से भी पियेंगे तो वही स्वाद मिलेगा और नीचे से भी, वो अलग बात है, आप उसमें कुछ और मिला दे तो स्वाद में परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, या आप पानी को भी आप अगर साइंटिफिक तरीके से ऑब्जर्व करेंगे वैज्ञानिक रूप से, या आप उसको लेबोरेटरी में भी देखेंगे, तो उसकी जो परमाणु संरचना होगी, जो अणु, बेसिकली मैं फिर गलत बोल रहा हूँ, पर अणु संरचना जो होगी, ठीक है, वो एक समान होगी, उसके चारों तरफ एक समान अणुओं का स्टेबल होंगे, मतलब ऊपर से भी आप देखेंगे तो H2O जिस तरीके से अरेंज होगा और नीचे से भी वो H2O जैसे ही अरेंज होगा। समझ में आ रही मेरी बात? तो ये था कुछ आपका तत्व और यौगिक। फिर हमने क्या देखा, तत्व तीन रूपों में पाए जाते हैं, उनको रासायनिक या भौतिक रूप से उनको तीन हिस्सों में वर्गीकृत कर दिया गया, जिससे हमारा अध्ययन आसान हो जाता है। फिर हमने यौगिक को देखा, तो यौगिक दो प्रकार के पाए जाते हैं, एक ऑर्गेनिक, एक इनऑर्गेनिक। लोगों का ये भी मानना, मतलब लोग और अपने आसानी के लिए वर्गीकृत कर लेते हैं, अम्ल, लवण और एवं क्षार में भी जो यौगिक होते हैं इन तीन रूपों में बेसिकली पाए जाते हैं, अम्ल, लवण एवं क्षार। कक्षा 10वीं का दूसरा चैप्टर है, आप जब जैसे ही कक्षा 10वीं में जाएंगे तो उसमें आप समझेंगे इन सभी चीज़ों के बारे में। ठीक है, तो ऑर्गेनिक यानी कि कार्बनिक क्या होते हैं, या इनऑर्गेनिक अकार्बनिक क्या होते हैं। तो ऑर्गेनिक वो होते हैं जो हमें प्रकृति से मिले। ठीक है, जैसे यूरिया, अब तो उसको लैब में बनाया जाता है, बट पहले वो प्रकृति, मतलब वो माना भी जाता है कि यूरिया जो है वो पहला ऐसा पदार्थ है जो कि कार्बनिक होते हुए भी उसको लैब में प्रिपेयर किया गया। तो जो चीज़ें हमें प्रकृति से मिले वो क्या होता है, कार्बनिक होता है। जैसे जो हम गाय का गोबर खाद के रूप में यूज़ करते हैं, या जो भी खाद्य पदार्थ होती हैं, किसी भी फल का छिलका जो यूज़ करते हैं, या जो भी आप घर में सब्जियां यूज़ करते हैं उनके जो छिलके होते हैं वो खाद्य रूप में यूज होते हैं ना, तो वो क्या है, कार्बनिक है। ठीक है, हम एवं हम खुद, अगर हम अपनी बात करें, हम खुद भी क्या है, कार्बनिक है, क्योंकि हमारे, देखिए सबसे पहली चीज तो हम प्रकृति से उभर रहे हैं, हमें कोई बना नहीं रहा है, प्राकृतिक रूप से हमारी प्राप्ति की जा रही है। तो जिन भी यौगिकों का प्राकृतिक रूप से हम जिन भी यौगिक को हम प्राकृतिक रूप से प्रदान करें वो क्या होते हैं, कार्बनिक होते हैं। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या है कि जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड या कार्बनिक यौगिक होंगे इनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन जरूर पाया जाएगा। ठीक है, यानी कि, और ये भी साथ में मिलेंगे, कार्बन और हाइड्रोजन साथ में मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि केवल कार्बन मिल गया तो ऑर्गेनिक हो गया, नहीं। अगर इसका एग्जांपल आप लेना चाहेंगे तो CH4 ले लीजिए, जो प्राकृतिक गैस होती है, इसमें देख रहे हैं आप कार्बन और हाइड्रोजन दोनों मिल रहे हैं, और ये प्राकृतिक से ही मिल रहे हैं। जो पेट्रोलियम आप यूज करते हैं, ठीक है, जो पेट्रोल के जो भी पदार्थ आप यूज करते हैं, पेट्रोलियम यूज करिए, कोल यूज करिए, ये सब क्या है, प्राकृतिक से मिलने वाले यौगिक हैं। और इसीलिए हमने इनको क्या बोल दिया, कार्बनिक कंपाउंड या कार्बनिक यौगिक बोल लीजिए, या ऑर्गेनिक कंपाउंड बोल लीजिए। क्लियर है मेरी बात? और इनके अंदर क्या मिलेंगे, कार्बन और हाइड्रोजन एक साथ मिलेंगे, तो आप इनको देख लीजिए, ये क्या हो गए, कार्बनिक हो गए। ठीक है, अब सर ने बोला था कार्बन मिल रहा है या हाइड्रोजन मिल रहा है, तो क्या ये CCl4 जिसको कार्बन टेट्राक्लोराइड बोलते हैं,
क्या ये कार्बनिक है या नहीं। इसमें कार्बन तो दिख रहा है, ये कार्बनिक नहीं है। क्यों? क्योंकि सर ने बोला था कि कार्बन के साथ क्या मिलना चाहिए, हाइड्रोजन मिलना चाहिए, तभी वो चीज़ क्या होगी, कार्बनिक होगी। तो इसमें कार्बन तो मिल रहा है, सही बात है, नो डाउट, बट इसमें हाइड्रोजन कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, इसीलिए ये क्या है, अकार्बनिक है। हम अकार्बनिक को देखें तो ये मानव निर्मित होता है, यानी कि इसको इंसानों ने लैब में, प्रयोगशाला में इसको बनाया, ठीक है। लैब के अंदर इसका जो भी चीज़ आप लैब के अंदर बना सकते हो वो क्या है। अब तो फिर भी प्राकृतिक जो ऑर्गेनिक कंपाउंड थे उनको भी हम लैब में बनाना तय शुरू कर दिए, अब नहीं, बहुत पहले से शुरू कर दिया, बट फिर भी ये बेसिकली क्या होते हैं, मानव निर्मित होते हैं, और इनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन एक साथ नहीं पाए जाते हैं, या ये इनके अतिरिक्त जो भी तत्व या यौगिक आप पढ़ेंगे वो इनऑर्गेनिक या अकार्बनिक होते हैं। क्लियर है? तो आई होप यहाँ तक की चीज़ें आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गई होगी। आप इस लेक्चर को अच्छे से देखिए और इसको पूरे जो भी मैं नोट्स बना रहा हूँ इसको सही इसी ढंग तरीके से नोट कर लीजिएगा। फिर हम आगे के लेक्चर्स में देखेंगे कि मिश्रण क्या होते हैं, कितने तरीके के मिश्रण होते हैं, भौतिक परिवर्तन क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, भौतिक गुण क्या होते हैं, रासायनिक गुण क्या होते हैं। क्योंकि इनको पढ़ना हमें इसलिए जरूरी है, हम परिवर्तन करेंगे, हम चीज़ों को परिवर्तित करने की कोशिश करेंगे। यानी कि जो हमने मिश्रण बनाया है, अभी तो हम बात कर रहे थे ना कि तोड़ करके कुछ नया प्राप्त कर सकते हैं, तो हम वही तोड़ने की प्रक्रिया करेंगे, हम अलग करने का प्रक्रिया करेंगे, जुदाई वाला काम करने का शुरू करेंगे, थोड़े से जल्लाद बनेंगे, ठीक है। कोई बात नहीं, हम आगे के लेक्चर्स में इन सभी चीज़ों को बड़े अच्छे तरीके से समझेंगे। नोट्स एकदम सीक्वेंस में बनाते चलिएगा ताकि कोई भी चीज़ आपको डाउट ना क्रिएट करे। इसके पहले में जो पदार्थ के बारे में आपने पढ़ा वो सारी चीज़ों को रिवाइज करते चलिएगा, सो दैट कि जो भी आप इसमें पढ़ रहे हैं कोई डाउट ना क्रिएट हो उसमें। क्लियर है? चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंदी, जय हिंदुस्तान।